और बुलेटिन की शुरुआत राजस्थान से। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को समन भेजा है। ईडी ने यह समन कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए जारी किया है और अग्रसेन गहलोत को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने अग्रसेन गहलोत को यह समन 2007 से 2009 के दौरान उर्वरक निर्यात घोटाले से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के लिए जारी किया है। आपको बता दें कि 22 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय ने इस सिलसिले में उनकी संपत्तियों की तलाशी भी ली थी। तो अशोक गहलोत यानी मुख्यमंत्री राजस्थान के भाई अग्रसेन गहलोत को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जो समन जारी हुआ है, पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया और यह पूछताछ दिल्ली में होगी। संबंध इसका है एक उर्वरक निर्यात से जुड़े कथित घोटाले से। गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, ये जो अभी ये ईडी का समन है, ये क्या सामान्य प्रक्रिया के तहत ही सब कुछ है, यानी पहले से चल रहा था, या राजस्थान में जो सियासी संकट पैदा हुआ उसके बीच ये एक दूसरी एक दिशा देता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल पंकज जी, आपने सही कहा कि एक दूसरी दिशा देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजर घोटाला काफी पहले हुआ था और ईडी या बाकी जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई सब इस मामले में ज्यादा एक्टिव दिख रही है जब राजस्थान में सियासी संकट चल रहा है। इस बीच एजेंसी जो है ज्यादा दिख रही है और यही कारण है कि इसको लेकर के अब अग्रसेन गहलोत को कल ही ईडी ने समन भेजा और कहा कि बुधवार तक आप दिल्ली स्थित ऑफिस मुख्यालय आइए, वहां पर आपसे पूछताछ करनी है। हालांकि इससे पहले भी ईडी ने पूछताछ के लिए समन किया था, वो हाजिर हुए थे, उनसे पूछताछ हुई थी, लेकिन उनके सवालों से जो सवाल पूछे गए थे उस जवाब से वो ईडी अभी तक संतुष्ट नहीं हो पाई है। तो आप दिल्ली स्थित ईडी ऑफिस में पूछताछ होनी है और कुछ ही देर बाद पूछताछ शुरू हो जाएगी। और हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय बोहरा, हमारे रेजिडेंट एडिटर जयपुर से। संजय जी, ये जो अभी ये समन और पूछताछ का सिलसिला अशोक गहलोत के भाई के साथ शुरू हुआ, अग्रसेन गहलोत के साथ, क्या माना जाए कि जिस तरह अशोक गहलोत आगे बढ़कर बैटिंग कर रहे हैं, तो अब उन पर ही सीधे कहा जाए निजी तौर पर उन्हें घेरने के लिए यह खास तरह की गुगली फेंकी गई है, क्या कहेंगे आप? पंकज जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि देखिए दो चीजें हैं। जैसा कि अभी हमारे साथी गोपाल ने बताया, ये मामला बहुत पुराना है, 2006 मामला है। तो इतने पुराने मामले में को आपने अभी खोला है, और जबकि आपकी केंद्र में भी आपकी सरकार कम से कम 6 साल से है। दूसरा, गहलोत के जो भाई हैं वो बहुत ही वृद्ध है, ठीक है, उनको आप दिल्ली बुला रहे हैं इस उम्र में पूछताछ करने के लिए, जबकि आप जब छापा मारना था तब आप जोधपुर गए, सब जगह आपने काम किया, और आज आप इतने बुजुर्ग आदमी को इस वक्त जयपुर बुला रहे, दिल्ली बुला रहे हैं पूछताछ के लिए, और कोरोना के संकट में। तो ये अपने आप से बताता है कि ये सामान्य मामला नहीं है, ये अब राजनीतिक द्वेष और मतलब पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा मैं इसको कहूंगा, इसको आप समझ सकते हैं। डायरेक्ट इस तरीके से पर्सनल जो अटैक हो रहा है वो इसीलिए कि गहलोत बड़ी मजबूती के साथ अड़े हुए हैं, और इतना तमाम ईडी के जो छापे हैं, इनकम टैक्स के जो छापे हैं इनके करीबियों पे, उसके बावजूद गहलोत का समर्थन अभी दिखा नहीं है। 99 से 100 विधायक आज भी उनके खेमे में मौजूद है। जी बिल्कुल, जाहिर है सवाल बहुत से उठेंगे, खासतौर पर अग्रसेन गहलोत की उम्र का भी प्रश्न है, और जाहिर है अगर इस तरह की संस्थाएं अपने सम्मान का शायद ख्याल नहीं रख रही, इस तरह के आरोप उन पर लग रही है। खैर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, संजय जी और गोपाल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस सारी चर्चा के लिए। राजस्थान के घमासान के बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी एक्टिव हो चुकी हैं। बीएसपी के सभी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। इसे लेकर सियासी हलकों में यह सवाल उठने लगा है कि मायावती की पार्टी अब क्यों कोर्ट जा रही है, पहले अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। आपको बता दें कि करीब साल भर पहले बीएसपी के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो रामस्वरूप लामरोड हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। रामस्वरूप, ये जो पूरा बीएसपी का रुख है, इसको किस तरह से देखा जाए? क्या ये सिर्फ एक अपने विधायकों को खोने का अचानक उपजा गम है, या फिर
इस समय जो घेरेबंदी है खासतौर पर कांग्रेस की, उसमें बीएसपी भी कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ देते नजर आ रही है। देखिए, बीएसपी का बहुत दिनों बाद इस मामले में एक्टिव होना या जागना, ये प्रतीत होता है कि ये जो सियासी जो ये उठापटक का जो माहौल बना हुआ है, उसमें जो है एक तरह से शामिल होना और कूदना है, क्योंकि काफी लंबा वक्त हो गया कि जो बसपा के टिकट पर चुनाव जीत कर जो विधायक आए थे उनको कांग्रेस में गए काफी कई महीने हो गए, करीब 9 महीने का समय हो गया, लेकिन तब तक उनकी खुद की तरफ से जो है कोई कोर्ट में कोई शरण नहीं ली गई, कोई चुनौती नहीं दी गई थी। भाजपा के विधायक मदन दिलावर ने जो पूर्व में स्पीकर के जरिए जो नोटिस शिकायत दी थी, याचिका दाखिल की थी, हालांकि स्पीकर ने उनकी याचिका को निरस्त कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से भाजपा के जो विधायक है उनकी तरफ से भी तो याचिकाएं लगाई गई है और पार्टी की तरफ से भी आज याचिका दाखिल की जाएगी। लेकिन एक रामस्वरूप, ये तो एक सामान्य बात है कि विधायकों का दल बदल जो विरोधी कानून है उसमें 2/3 बहुमत से या 2/3 संख्या किसी भी पार्टी में विलय कर सकती है और उसमें खास तौर पर विधायक दल का महत्व होता है, ना कि पार्टी का। और अगर पूरा विधायक दल शामिल हो चुका है तो इसमें किसी तरह का कानूनी मसला तो बनता नहीं है। ये अचानक बीएसपी इस तरह से जागृत क्यों हुई है? देखिए, यही सवाल मैंने भाजपा विधायक मदन दिलावर से भी पूछा और जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबा भगवान सिंह, उनसे भी पूछा, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि उस दल बदल कानून में ऐसा भी प्रावधान है कि अगर किसी पार्टी का विलय होता है 2/3 से ज्यादा सदस्यों का या फिर पूरी पार्टी का, तो पार्टी के जो सुप्रीमो होते हैं उनकी अनुमति जरूरी होती है, ऐसा उनका कहना है। इसी आधार पर उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर के चुनौती दी है कि बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा इस विलय में कोई अनुमति नहीं थी, इसलिए ये वैधानिक रूप से सही नहीं है। ये भी एक अद्भुत तर्क है कि जो पार्टी का मुखिया है वो इस बात की अनुमति देगा कि कोई उसकी पार्टी के 2/3 सदस्य कहीं और विलय कर लें। ये अजीब तर्क है, लेकिन है तो है। अब देखना है हाईकोर्ट किस तरह से व्यवहार करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप इस खबर के लिए, लेकिन आप बने रहिए, थोड़ा एक और खबर आ गई, उस पर हम आपसे बात करेंगे। बीएसपी विधायकों के विलय को लेकर बीजेपी विधायक मदन लाल दिलावर ने राजस्थान हाईकोर्ट में दूसरी याचिका दायर की है। राजस्थान हाईकोर्ट ने दिलावर की पहली याचिका को खारिज कर दिया था। दिलावर ने अपनी पहली याचिका में आरोप लगाया था कि बीएसपी विधायकों के दल बदल के संबंध में मार्च में उनकी शिकायत के बावजूद स्पीकर सीपी जोशी ने पिछले कई महीनों में कोई कार्रवाई नहीं की, जो राजस्थान हाईकोर्ट में खारिज हो चुकी है। आपको बता दें कि सितंबर 2019 में बीएसपी के 6 विधायक संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेड़िया, लखन मीणा, राजेंद्र गुढ़ा और जोगिंदर सिंह अवाना कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। रामस्वरूप, ये जो मसला है, आखिर हाईकोर्ट ने अगर खारिज कर दिया है उसके बाद दोबारा किस तर्क पे ये जाना चाह रहे हैं? देखिए, परसों जो याचिका खारिज हुई थी मदन दिलावर से, उसमें यही था कि जो विधानसभा अध्यक्ष को जो नोटिस शिकायत याचिका दी गई है उसका कोई जवाब नहीं आया जो मांग की गई थी। लेकिन क्योंकि परसों दोपहर बाद करीब 1:30 बजे वहां से वो जवाब आ गया, उनकी याचिका को निरस्त कर दिया, इसलिए उनकी मांग खत्म होने की वजह से हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन भाजपा विधायक मदन दिलावर ने अपनी एक याचिका खारिज होने के बाद में 2 नई याचिकाएं कल प्रस्तुत की है। एक याचिका यह है कि विधानसभा अध्यक्ष ने उनका पक्ष जाने बिना, उनका पक्ष सुने बिना ही एक तरफा फैसला क्यों दिया और क्यों उनकी याचिका को निरस्त किया, उनकी सुनवाई क्यों नहीं गई। और इसी के साथ दूसरी याचिका भी लगाई गई है साथ में, उसमें जो बसपा के टिकट पर चुनाव जीतकर जो 6 विधायक आए थे उनको कांग्रेस में से जो शामिल हो गए करीब 9 महीने पहले, तो उस विलय को भी चुनौती दी गई है। यानी कि भाजपा विधायक मदन दिलावर के द्वारा अब 2 याचिकाएं पेश की गई हाईकोर्ट में, जिन पर सुनवाई। बहुत शुक्रिया रामस्वरूप, इस सारी चर्चा के लिए नजर बनाए रखिए। राजस्थान सरकार ने राज्यपाल को तीसरी बार विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा है। साथ ही राज्यपाल से अपील की गई है कि उन्हें कैबिनेट द्वारा दी गई सलाह माननी होती है, वरना राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान दिया है कि हमें बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले से ही बहुमत में है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हमने तीसरी बार
विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। अगर नहीं माना गया तो एक बार फिर कैबिनेट बुलाकर प्रस्ताव भेजेंगे और अगर फिर भी नहीं माना जाएगा तो हम केंद्र सरकार से बोलेंगे कि आप सीआरपीएफ की टुकड़ी भेजकर हमें जेल में डाल दीजिए। जब राजस्थान में चुनाव होंगे तो हम फिर जीत कर आएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 बार कैबिनेट की ओर से विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसे स्वीकार नहीं किया। राज्यपाल की ओर से कोरोना संकट, विधानसभा में व्यवस्था और कुछ अन्य सवाल उठाए गए हैं, जिसके चलते राज्यपाल और राज्य सरकार में अनबन की स्थिति बनी हुई है। उधर कांग्रेस के बड़े नेता राज्यपाल के कदम के पीछे केंद्र का दबाव बता रहे हैं। संजय बोहरा हमारे रेजिडेंट एडिटर जुड़े हैं हमारे साथ। संजय जी, ये आखिर क्या हो रहा है? तीसरी बार प्रस्ताव भेजा गया है। पिछली बार हमने सुना था कि कुछ थोड़ा नरम पड़ते नजर आए थे राज्यपाल महोदय। पंकज जी, आप जानते हैं हम पिछले 1 हफ्ते से चर्चा कर रहे हैं इस बात पर, और गवर्नर ने अपना जो पिछला वाला जो रिप्लाई था, जो उन्होंने फाइल लौटाई, तो उसमें उन्होंने माना कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत वो बाध्य है कैबिनेट की सिफारिश मानने के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो अड़े हुए हैं और उन्होंने तरह तरह की शर्तें लगा रखी हैं, जो कि संविधान में जिसका कोई प्रावधान नहीं है। मतलब ये तो संविधान का उल्लंघन हो जाएगा यदि कैबिनेट ये बताए कि हम किस मामले पे सत्र बुलाना चाहते हैं, क्योंकि जो हाउस पैनल होता है, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, वो तय करती है कि क्या बिजनेस कब टेकअप किया जाएगा। बल्कि अगर ये बातें बाहर आती हैं तो ये सदस्यों का विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय हुए बिना ये बात बाहर कैसे आई कि किस बात पे क्या बिजनेस टेकअप किया जाएगा। तो बड़ी ही अजीब सी बात है, और ये तो संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है कि गवर्नर ये पूछे या ये देखे कि क्या उसको इंतजाम करना है, क्या इंतजाम नहीं करना है। ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव है। बिल्कुल, गवर्नर को एक जमाने में लाट साहब कहा जाता था और ऐसा लगता है कि कलराज मिश्र जी लाट साहब होने का जो मुहावरा है उसको सही साबित कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया इस सारी बातचीत के लिए।